तो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम कराने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा भी चुकी हूँ, उसके नगरों के बारे में भी बता चुकी हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में सैकड़ों नगर थे, जिनमें से सबसे बड़ा, सबसे सुव्यवस्थित और प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। वैसे तो मैं आपको कई नगरों के बारे में बताऊंगी। मोहनजोदड़ो है, सुतकोतदा है, लोथल है, रंगपुर है, बनावली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं मोहनजोदड़ो में पाए गए अवशेष। तो सबसे पहले कौन सा नगर लेंगे हम? मोहनजोदड़ो। तो बच्चों देखिए, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब समझते हो? जिनको आप आजकल क्या बोलते हो? स्विमिंग पूल। ठीक है, उस जमाने में जो ये स्नानागार थे वो कैसे थे? वो दार्शनिक स्थल थे। दूसरे नंबर पर बात आती है अन्नागार। अन्नागार, तो जो ये अन्नागार है ये क्या है? ये एक इमारत है। जैसे कि आजकल जो पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची मीनार पूछी जाए, उसी प्रकार से सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। और वो भी कौन से नगर में पाई गई थी? मोहनजोदड़ो। तीसरे नंबर पर है सबसे बड़ी ईंट। सबसे बड़ी ईंट, सबसे बड़ी नर्तकी की, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति। उसी प्रकार से कांसे का पैमाना। पैमाना समझते होंगे आप, मापने वाला। कांसे का पैमाना। और ये जो लास्ट पॉइंट है इसका, ये है आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य। आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य। तो बच्चों अब देखिए, ये चीजें हैं जो मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। तो मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ कि आपको कैसे याद करना है और कैसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में पाई गई ये चीजें कैसे याद करोगे बच्चों? सबसे विशाल स्नानागार, सेकंड नंबर पर अन्नागार, ये सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे बड़ी ईंट, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, कांसे का पैमाना और आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ तक आप जो ये 3 पॉइंट है ये कैसे याद रख सकते हो? मैंने आपको बताया है मोहनजोदड़ो जो नगर था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सारी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो भी कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। तो सबसे विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। अन्नागार यानी सबसे बड़ी इमारत भी कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ी ईंट कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। अब देखेंगे इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। कांसे की यदि बात आती है, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? कांस्य युग भी कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है बच्चों? कांस्य युग के नाम से किसे जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। अब उसमें जो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक मूर्ति पाई गई थी, एक नर्तकी की। वो कौन सी धातु की थी? वो थी कांसे की। यानी कांसा जो धातु पाई गई थी वो कौन सी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आती है नगर की बात, तो उसका सबसे बड़ा नगर हम लेकर चलेंगे मोहनजोदड़ो। तो याद रखना, कांसे का पैमाना पूछा जाए, कांसे की मूर्ति पूछी जाए, तो बच्चों कौन सा नगर हमको याद रखना है? मोहनजोदड़ो। अब बचता है आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य। भाई आक्रमण सबसे पहले देखो, कोई भी जाति है, जनजाति है, ठीक है, तो आक्रमण कहाँ पर करते हैं? जहां पर उनको धन अधिक दिखाई देता है।
ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ जो ये मोहनजोदड़ो था ये सबसे विशाल था, सबसे प्रसिद्ध था। तो सबसे ज्यादा जो धन मिलता वो भी कहाँ मिलता, आर्यों को, मोहनजोदड़ो में। इसीलिए आर्यों के आक्रमण के जो साक्ष्य पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो में। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम लेते हैं लोथल। साथ के साथ आप इनको लिखते जाना, लिख नहीं सकते हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। एक दो बार याद करोगे उसी में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो नगर है वो लेते हैं हम लोथल। अब देखेंगे लोथल में कौन कौन से अवशेष पाए गए हैं। दूसरा नगर है लोथल। सबसे पहले इसमें देखेंगे बंदरगाह के साक्ष्य, बंदरगाह के साक्ष्य। अब बच्चों बंदरगाह के बारे में सभी जानते हो, बंदरगाह जहां पर समुद्री जहाज आके रुकते हैं, ठीक है, सभी जानते हो आप। नेक्स्ट हम देखेंगे फारस की मोहरें। फारस की मोहरें भी कहाँ पाई गई हैं बच्चों, लोथल में। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। और नेक्स्ट है बच्चों आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की। तो बच्चों कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि आटा पीसने की चक्की सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से नगर में पाई गई, तो याद रखना है लोथल। हाथी दांत का पैमाना कहाँ पाया गया, लोथल। फारस की मोहरें कहाँ पाई गई थी, लोथल। मोहरें समझते हो ना, स्टैंप, स्टैंप सभी समझते हो, वही मोहर है, ये कोई गले में पहनने वाली मोहर नहीं है। बंदरगाह के साक्ष्य ये भी कहाँ है, लोथल। अब देखिए बच्चों मैं आपको बता देती हूँ सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह जो थी वो कितनी थी, 3 थी। एक लोथल, एक कालीबंगन, एक सुतकोतदा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो बंदरगाह होने का जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ मिला था, लोथल में। अब उसके बाद फारस की मोहरें, जो फारस एक स्थान था उसकी जो स्टैंप पाई गई वो भी कहाँ मिली थी, लोथल में। हाथी दांत का पैमाना, ठीक है, हाथी के दांतों से एक मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया था, वो भी कहाँ मिला था, लोथल में। आटा पीसने की चक्की भी कहाँ मिली थी बच्चों, लोथल में। कैसे याद करोगे, देखो मोहनजोदड़ो का मैंने बताया है, सबसे बड़ी चीज पूछी जाए, सबसे विशाल पूछी जाए, आक्रमण के बारे में बात करी जाए, कांसे के बारे में बात करी जाए, तो आपको एक नगर याद रखना है, मोहनजोदड़ो। और अब बात आती है लोथल की, तो कैसे याद रखोगे इसको, इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ याद करने के लिए, कि जिसमें आपको ये चारों अवशेष मिल जाए और आपका नगर मिल जाए लोथल। कैसे याद रखोगे, इसमें हमें एक नाम लेना है, क्या लेना है, फारस। तो फारस ने कहां पर, लोथल। भाई अवशेष कहां पर पूछे जा रहे हैं, लोथल में, ठीक है। तो फारस ने लोथल में, लोथल की बंदरगाह में, लोथल की, भाई लोथल क्या है, लोथल में बंदरगाह है, तो फारस ने लोथल की बंदरगाह में आटा पीसने की चक्की से, आटा पीसने की चक्की से हाथी के दांतों को पीसा, हाथी के दांतों को पीसा। तो बच्चों कैसे याद रखोगे, अब देखिए फारस, फारस के नाम से क्या याद आएगा आपको, फारस की मोहरें, ठीक है। लोथल की, तो लोथल की, और सही बात है बंदरगाह, बंदरगाह का साक्ष्य पूछा जाए तो लोथल की बंदरगाह हो गया, लोथल की बंदरगाह। अब देखिए आटा पीसने की चक्की पूछी जाए तो भी लोथल में, और क्या, हाथी के दांतों का पैमाना, ठीक है बच्चों। तो इससे आप ये भी याद रख सकते हो, बाकी आपको जैसे सही लगे आप ऐसे उन्हें याद रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कालीबंगन, जिसको कालीबंगा भी बोला जाता है और कालीबंगन भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा नगर है वो कौन सा होगा, कालीबंगन। अब हम देखेंगे कालीबंगन में कौन कौन से अवशेष पाए गए। तो सबसे पहले देखेंगे कालीबंगन। देखो कालीबंगन लिखा आए, कालीबंगा लिखा आए तो आपको कंफ्यूज
नहीं होना है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जुते हुए खेत के प्रमाण या साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य। नेक्स्ट हम लेंगे लकड़ी की बनी नाली। लकड़ी की बनी नाली भी कहाँ से मिली थी? काली बंगन से। नेक्स्ट है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है बच्चों। और जो ये नेक्स्ट है हमारा वो है कच्ची ईंटों के प्रमाण। कच्ची ईंटों के प्रमाण। तो देखो बच्चों, ये 4 चीजें कहाँ पाई गई थी? कौन से नगर में पाई गई थी? काली बंगन, ठीक है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, लकड़ी की बनी नाली। और देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये जो नालियों का प्रयोग है, नाली जो बनाई जाती है घरों में, बाथरूमों में, तो इनका सबसे पहले जो प्रयोग कब से शुरुआत हुई थी नालियों की? तो ये कब से हुई थी बच्चों? ये हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। और वो नाली ऐसी नहीं थी, ईंट वगैरह की नाली नहीं थी, वो नाली किस चीज की बनी रहती थी? लकड़ी की। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नाली किस प्रकार की या किस चीज की बनाई जाती थी? लकड़ी की, ठीक है। तो काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां भी कहाँ से प्राप्त हुई थी? काली बंगन। वैसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि काली बंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो मृतकों का टीला, और काली बंगन का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो बच्चों काले रंग की चूड़ियां। तो याद रहेगा, काली बंगन का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? काले रंग की चूड़ियां। तो काली बंगन में ही क्या प्राप्त हुए हैं? काले रंग की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब है कच्ची ईंटों के प्रमाण, ठीक है। ये चारों चीजें कहाँ मिली हैं? काली बंगन से। चलो मैं आपको इनको एक ट्रिक बता देती हूँ याद रखने के लिए। तो बच्चों कैसे याद रखना है आपको? काली बंगन में, काली बंगन में लकड़ी की बनी नाली से, लकड़ी की बनी नाली से खेतों को जोतकर, ठीक है, सॉरी जुते हुए काली बंगन में लकड़ी की नाली से जुते हुए खेत से मिट्टी लेकर काले रंग की चूड़ी और कच्ची ईंट बनाई गई, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि काली बंगन में लकड़ी की बनी नाली से जुते हुए खेत, ठीक है ना। जो खेत किससे जोते गए थे? जो लकड़ी की नाली बनाई जाती है उनसे खेतों को जोता गया। उसमें से जो मिट्टी निकली उनसे 2 चीजें बनाई गई, एक तो कच्ची ईंटें और एक काले रंग की चूड़ियां, ठीक है बच्चों। तो आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब हम नेक्स्ट जो नगर लेंगे वो लेंगे हड़प्पा। अब हम देखेंगे हड़प्पा में कौन कौन सी चीजों के साक्ष्य पाए गए, यानी कि हड़प्पा जो नगर है उसमें क्या क्या पाया गया। तो देखिए, हड़प्पा में सबसे पहले पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा जो नगर था उसमें सबसे पहले देखेंगे पत्थर की बनी नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको मोहनजोदड़ो में भी एक नर्तकी की मूर्ति बताई थी, लेकिन वो कौन सी धातु की थी? वो थी कांसे की, ठीक है।
कांसे का पैमाना या कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति थी वो कौन से नगर में पाई गई थी बच्चों? मोहनजोदड़ो में। अब यहाँ बात आती है सबसे पहले तो पत्थर की बनी नर्तकी की मूर्ति। एक थे इसमें कब्रिस्तान के साक्ष्य, कब्रिस्तान के साक्ष्य, और नेक्स्ट है तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना। तो ये तीन चीज बच्चों कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में। अब देखिए कब्रिस्तान, तो बच्चों क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव रहता है, शव समझते हो ना, मरा हुआ व्यक्ति, तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के लिए कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, शवों के लिए तो आज भी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो शवों के लिए प्रथाएं थी वो क्या थी? एक तो थी जलाने की, एक थी दफनाने की। आज भी है वो, तो जलाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है। लेकिन अंतर कितना था? अंतर था सिंधु घाटी सभ्यता में इन दो प्रथाओं को स्थानों में बांटा गया था। स्थानों में मतलब कि मोहनजोदड़ो में उनको जलाया जाता था और हड़प्पा में उनको दफनाया जाता था। लेकिन अब आज के समय में वर्तमान युग में उन प्रथाओं को धर्मों में बांट दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हिंदुओं में जलाया जाता है और मुस्लिमों में दफनाया जाता है। तो बच्चों याद रखना, मोहनजोदड़ो में यदि शवों की प्रथा क्या प्रचलित थी? जलाने की, और हड़प्पा में दफनाने की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे तांबे का पैमाना। अब तक आपने पढ़ा था कांसे का पैमाना, तो मोहनजोदड़ो में यदि तांबे का पैमाना पूछा जाए तो वो हड़प्पा में। ठीक है, क्या पढ़ोगे? हड़प्पा में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बनवाली। नेक्स्ट जो हमारा नगर है वो कौन सा है? बनवाली। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कई बार बनावली भी बोला जाता है और बनवाली भी बोला जाता है। बनवाली। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें पाई गई थी। सबसे पहले देखेंगे मिट्टी के हल, मिट्टी के हल, और सेकंड नंबर पर है अच्छी नस्ल के। दो जगह पाई गई थी फसल, बनवाली में भी पाई गई थी, रंगपुर में भी पाई गई थी। तो बनवाली में कौन कौन सी पाई गई थी? इसमें थे जौ, सरसों और तिल। अच्छी नस्ल के जौ, सरसों और तिल। आप इसको नस्ल ना लिखकर किस्म भी लिख सकते हो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल। तो बच्चों कैसे याद रखोगे? बहुत इजी है। कैसे याद रखोगे? इसकी जो ट्रिक है वो बहुत इजी है कि बनवाली तो स्थान का नाम है, ठीक है, ये नगर है उसका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो बनवाली में मिट्टी के हल से, बनवाली में मिट्टी के हल से अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल बोए गए। तो बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। बनवाली में मिट्टी के हल से, वैसे तो हल लोहे के भी रहते हैं, ठीक है, तो बनवाली में मिट्टी के हल से अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल बोए गए। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हलों के अवशेष कहाँ पाए गए, तो बनवाली में। अच्छी किस्म के जौ, ठीक है, जौ की जो खेती की जाती थी वो बनवाली में, सरसों की बनवाली में, तिल की बनवाली में। तो देखो बच्चों, ये उस जमाने में किसी ने नहीं देखा था कि क्या हुआ था, ठीक है ना। वो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी बाढ़ के कारण तहस नहस हो चुकी थी, लेकिन ये कुछ दाने जहां जहां पाए गए, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, साक्ष्य कहते हैं, अवशेष कहते हैं। तो ये अनुमान के आधार पर चीजें बताई जा रही हैं कि भाई हड़प्पा में ये चीजें पाई गई, मोहनजोदड़ो में ये चीजें पाई गई, बनवाली में ये चीजें पाई गई, ठीक है ना। और आपको मेन किस चीज पर ध्यान देना है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रंगपुर। अब देखेंगे रंगपुर में कौन कौन से अवशेष पाए गए, यानी क्या क्या चीजें पाई गई थी। तो रंगपुर में मिले थे एक तो चावल के साक्ष्य और एक गेहूं की खेती के प्रमाण।
तो ये हमारा रंगपुर। एक तो पाई गई थी चावल की खेती, चावल की खेती के प्रमाण। एक पाए गए थे गेहूं की खेती के साक्ष्य, गेहूं की खेती के साक्ष्य। ठीक है, तो बच्चों यहां देखिए चावल की खेती, इसमें आपको दो नगर याद रखने हैं, एक था रंगपुर और एक था बच्चों लोथल। ये चीज आपको भूलनी नहीं है। और ऑप्शन में भी आपको कैसे ऑप्शन मिलेगा कि भाई चावल की खेती के प्रमाण निम्न में से कौन से नगर में पाए गए। ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन 2 लोथल, ऑप्शन 3 दोनों, या चौथा जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो चावल की खेती के प्रमाण में बच्चों आपको दोनों नगर याद रखने हैं, एक रंगपुर और एक लोथल। ठीक है, और यदि गेहूं की खेती का पूछा जाए तो क्या होगा, लोथल। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सुतकोतदा। सुतकोतदा में बच्चों क्या याद रखना है आपको, इसमें पशुओं के बारे में हमें जानकारी मिली थी। और पशु कौन कौन से थे, एक था घोड़ा और एक था ऊंट। सुतकोतदा तो एक तो मिले थे घोड़े की अस्थि, घोड़े की अस्थियां, तो कहाँ मिली थी बच्चों, सुतकोतदा में। और दूसरा ऊंट, ऊंट के साक्ष्य, ये भी बच्चों कहाँ मिले थे, सुतकोतदा में। तो जहाँ सुतकोतदा की बात आती है वहां पर आपको फसलों को भूल जाना है, पैमानों को भूल जाना है, मूर्तियों को भूल जाना है, खेती को भूल जाना है। वहां पर सिर्फ आपको पशुओं को याद करना है। ठीक है, यदि घोड़े की अस्थियां पूछी जाए तो भी सुतकोतदा, और ऊंटों के साक्ष्य पूछे जाए तो भी सुतकोतदा। तो देखो बच्चों ज्यादा टफ नहीं है, आप एक दो बार इन्हें रिवाइज करोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ मैंने साथ के साथ आपको ये चीजें याद भी करवाई हैं। ठीक है, और हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो और भी आपके सामने लाए हैं, ठीक है ना, वो भी करवाते रहेंगे और पहले करवा भी चुके हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद करिए, पढ़िए। धन्यवाद।